हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। मॉडर्न 24x7 पे आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएड फोर्थ सेमेस्टर है। आपका जो सब्जेक्ट है वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। पार्ट पहला है। 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लिए गए हैं, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज से आपकी क्लासें स्टार्ट हो रही हैं। बाकी मैंने बीएड सेकंड सेमेस्टर की ऑलरेडी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। देखिए, मैंने जो आंसर है वो रेड मार्क कर रखा है, लेकिन फिर भी आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जो देता रहूँगा वो आपके बहुत काम आने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, NSSO का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है मूल्यांकन। मापन का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो अनुपात स्तर जो होता है वह मापन का सबसे ऊंचा स्तर होता है। अनुपात स्तर मापन का सबसे ऊंचा स्तर होता है। किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? तो अनुपात मापनी में ही वास्तविक शून्य बिंदु होता है। वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है, तो वह परिणाम होता है आपका विश्वसनीय। खुले प्रश्न सामान्यतः हैं। खुले प्रश्न का अभिप्राय यह है, निबंधात्मक प्रकार के होते हैं खुले प्रश्न। खुले प्रश्न से पूछने का मतलब इनका ये है कि खुले प्रश्न जो होते हैं, जैसे कि हम कोई निबंध है या कोई सारांश लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई निबंध है, तो आप अपने विचारों को उसमें खुल के व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए इनको खुले प्रश्न बोला जाता है। ठीक है, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न को ही खुले प्रश्न बोला जाता है, ओपन एंडेड। ठीक है, ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत भी आते हैं, क्योंकि निबंध हर कोई अपने अपने अंदाज में लिखेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सभी का सेम हो। और बाकी बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, उनका एक ही उत्तर होता है, तो वो खुले प्रश्न नहीं रहते हैं, वो बंद प्रश्न रहते हैं। तो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न खुले प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, ओपन एंडेड आंसर रहता है इनका। निम्न में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? तो क्रियात्मक पक्ष। एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर तैयार किया जाता है? तो शैक्षिक उद्देश्यों, विषय वस्तु और प्रश्नों के प्रकारों पर। उपरोक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। क्रियात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया? तो EJ सिम्पसन के द्वारा किया गया। भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? तो 5 उप परीक्षण हैं। शाब्दिक मापनी WAIS में है, कितने उप परीक्षण हैं? 6 उप परीक्षण हैं। किसमें? WAIS में। 12 प्रौढ़ सृजनात्मकता सफलता, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रौढ़ सृजनात्मकता सफलतापूर्वक मापी जाती है? तो गिलफोर्ड परीक्षण में। गिलफोर्ड के परीक्षण जो होता है, तो अपसारी और अपसारी चिंतन के लिए भी जाने जाते हैं गिलफोर्ड। ठीक है, तो प्रौढ़ सृजनात्मकता जो सफलतापूर्वक मापी जाती है वो गिलफोर्ड परीक्षण में मापी जाती है। CGPA का पूरा नाम है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। निम्न में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है? तो मध्यमान का मान सबसे अधिक शुद्ध होता है। सह संबंध, देखिए ये द्रा आ गया है बीच में, द्रा नहीं है, यहाँ पर डैश आएगा। ठीक है, ये डैश आएगा बीच में। सह संबंध गुणांक का प्रसार है -1 से +1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक है। मध्यांक होता है मध्य का अंक, तो इसका मध्यांक हो जाएगा, देखिए 4 इधर से हटाइए, 4 इधर से। ठीक है, तो बीच का 7 बचा आपका, तो 7 हो जाएगा राइट आंसर। स्टेनाइन इस कोण का प्रसार है 1 से 9 तक। RCEM का पूरा नाम है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है जिसके दोनों ओर विचलन क्या होते हैं? समान होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है मध्यमान। मध्यमान क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। संख्याएं हैं 5, 6, 7, 5, 5, 8, 5, 3, 5 का बहुलांक है। बहुलांक होता है बहुत बार जो रिपीट अंक हो जाता है, तो देखिए 5 इसमें कई बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये बहुलांक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए 6, 7, 6, 3, 6, 9। ठीक है, और एक और लगा लेते हैं 6। अब देखिए इसमें बहुलांक कौन सा होगा, क्योंकि 6 अधिक बार रिपीट हो रहा है, तो 6 हो जाएगा इसका बहुलांक। स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है 9 बिंदु वाली, जो 1 से 9 तक बिंदु होते हैं।
आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है, किसने परिभाषित किया है? तो इरविन ने परिभाषित किया है। आकलन का संबंध होता है छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस प्रणाली से संबंधित है? तो ये अंतराल प्रणाली से संबंधित है थर्मामीटर। आयु और वजन किस मापनी के उदाहरण हैं? तो ये अनुपात मापनी के उदाहरण हैं। एक पुस्तक की कीमत 100 रुपये है, 150 रुपये है, प्रक्रिया का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? तो मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। पर आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है परीक्षण। मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है अवलोकन विधि। समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए मानकीकृत होना चाहिए। मानकीकृत क्या होता है? मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है ऐसा परीक्षण जो सभी परीक्षार्थियों के लिए समान तरीके से प्रशासित और स्कोर किया जाता है। इसका मतलब है कि सभी को एक ही प्रश्न और उत्तर के तरीके मिलते हैं और सभी को एक ही तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ये मानकीकृत का अर्थ हो गया। सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है। यह कथन किसने कहा है? तो आई के डेविस हो जाएंगे राइट आंसर। मानसिक आय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो साइमन बिने ने दिया था। प्रक्षेपी विधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं। कौन से मन का करती है? तो अचेतन मन का। यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में हमें किसी एक सुधार को प्रस्तावित करना है तो वह परीक्षा में ही संभव होगा। यह कथन किसका है? शिक्षा आयोग 1949। परंपरागत आकलन प्रणाली है। परंपरागत आकलन प्रणाली होती है अपना ग्रेड आधारित आकलन। सामग्री के मूल रूप को समझना मूल रूप से है ज्ञान। नई परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है अनुप्रयोग। ठीक है, कोई नई परिस्थिति जैसे आ जाती है तो अपना जो पूर्व ज्ञान हमारे काम आता है। जैसे कि पहले कोई सीखी गई सामग्री का हम उपयोग करते हैं। किसके अंतर्गत आती है? अनुप्रयोग के अंतर्गत। डाटा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है माध्य का। संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है मापन। सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है परीक्षण। अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, एक होता है आपका फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन, एक होता है आपका योगात्मक मूल्यांकन जिसे बोलते हैं समेटिव एवेल्यूएशन। तो ये हमेशा अनुदेशन के अंत में होता है और जो रचनात्मक होता है वो साथ साथ चलता है, अनुदेशन के साथ साथ चलता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है बौद्धिक कौशल हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है? तो क्रियात्मक क्षेत्र हो जाएगा राइट आंसर। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? तो अल्फ्रेड बिने। आईक्यू निर्धारित करने का सूत्र सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो सर्वप्रथम दिया था स्टन ने। वैसे तो टर्मन है लेकिन सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्टन हो जाएंगे राइट आंसर। सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बहुत लोकप्रिय है और व्यापक है और आपके एग्जाम भी बहुविकल्पीय पर ही हो रहे हैं। संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है मूल्यांकन। संज्ञानात्मक डोमेन में 6 स्तर होते हैं जो सीखने की जटिलता के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट में मूल्यांकन। ज्ञान क्या होता है? यह स्तर जानकारी को याद रखने और रिकॉल करने से संबंधित है, जैसे कि तथ्य, परिभाषाएं या अवधारणाएं। ठीक है। समझ, इस स्तर पर शिक्षार्थी जानकारी के अर्थ को समझने, व्याख्या करने या पुनर्व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। अनुप्रयोग, अप्लाइंग, जहाँ शिक्षार्थी जानकारी को नई स्थितियों में लागू करते हैं, जैसे कि सिद्धांतों का उपयोग या समस्याओं का समाधान करना। विश्लेषण है, यह स्तर जानकारी को भागों में विभाजित करता है, उनके बीच संबंध स्थापित करता है और अंतर को समझने से संबंधित है। संश्लेषण, इस स्तर पर शिक्षार्थी अलग अलग जानकारी को एक साथ जोड़कर कुछ नया बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि एक योजना तैयार करना या एक नई अवधारणा विकसित करना। लास्ट में होता है मूल्यांकन। यह उच्चतम स्तर है जहाँ शिक्षार्थी जानकारी की सटीकता, मूल्य या प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं। इन स्तरों को ब्लूम के वर्गीकरण यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के रूप में भी जाना जाता है। एक पुस्तक भी है ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि BS ब्लूम ने ही लिखी है और जो शिक्षण और मूल्यांकन के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। ठीक है।
तो ब्लूम ने कितने वर्गीकरण में बांटा है इसे? 6 वर्गीकरण किए हैं, ठीक है। और इनकी बुक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नाम से। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहेंगे प्रसार। नैदानिक मूल्यांकन हमेशा किया जाता है शिक्षण के बाद। निम्न में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं? तो प्रदर्शन परीक्षण। सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो इनके निर्माण में क्या होता है? आसानी होती है। मापन की मापक त्रुटि मूल रूप से माप है केंद्रीय प्रवृत्ति की। छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है मानक संदर्भित परीक्षण, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। निम्न में से सही अनुक्रम है? पहले परीक्षण होता है, फिर मापन, फिर आकलन, फिर उसका मूल्यांकन, लास्ट में मूल्यांकन होता है। एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है, उनकी आवृत्तियाँ। एमसीक्यू में गलत विकल्प होते हैं, विचलित करने वाले होते हैं। एमसीक्यू में कोई ऑप्शन ही गलत हो तो आप विचलित तो होंगे ही, ठीक है। तो विचलित करने वाले होते हैं। और एक की बजाय 2 क्वेश्चन ऐसा, 2 आंसर ऐसे लगते हैं जैसे कि सही है, उनका कहने का यही मतलब है। तो एमसीक्यू में जो गलत विकल्प जो होते हैं वो विचलित करने वाले होते हैं छात्रों को। यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष हो तो इसका IQ होगा 120। MA/CA होता है इसका सूत्र, MA/CA होता है इसका सूत्र, मल्टीप्लाई 100 होता है, ठीक है। मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष, तो MA की जगह लिख देंगे 12। शारीरिक आयु कितनी है? 10 वर्ष, उसकी जगह लिख देंगे 10। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से 0 काट देंगे, सॉरी ऐसे नहीं होगा, 12/10 हो जाएगा, ठीक है। ये 1200/10, ठीक है। तो ये 0 कट जाएगा, 120 बचेगा। निम्न में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? तो निबंध प्रकार परीक्षण। जब साक्षात्कारकर्ता केवल एक होता है तो साक्षात्कार कहलाता है व्यक्तिगत साक्षात्कार, और जब साक्षात्कारकर्ता ज़्यादा हो तो वो होगा आपका समूहात्मक, समूह में हो, ठीक है। 2 समूह साक्षात्कार होगा, जो 2 से ज़्यादा व्यक्ति हों, ठीक है, तो वो समूह में आएगा। बाकी केवल एक है तो व्यक्तिगत साक्षात्कार का अंतर्गत आएगा। मापन मूल रूप से क्या है? तो संख्यात्मक मूल्य है। किसी पेपर में छात्र का अंक क्या है? तो मापन है। अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो लिकर्ट स्केल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएंगे, आप देखिएगा। मूल्यांकन का अर्थ होता है परिणाम या प्रगति की जांच करना। हमारे विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण होते हैं अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है, उपलब्धि परीक्षण होते हैं। एक सीमा तक प्रतिभागियों के लिए अध्ययन के परिणामों को सामान्य कर सकते हैं, कहते हैं बाह्य वैधता। परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है, तो भिन्नता के अंतर्गत आता है। यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है वस्तुनिष्ठता। शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है? तो मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है डिग्री स्तर पर। मिलान के प्रश्नों में कितने कॉलम होते हैं? तो 2 कॉलम होते हैं। मापन का प्रथम पद है क्या माप करना है, इसका निर्णय करना। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया की मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? तो रचनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? तो गुणवत्ता हो जाएगा राइट आंसर। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। किसका क्षेत्र सीमित है? तो मापन का क्षेत्र सीमित होता है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो परीक्षण हो जाएगा राइट आंसर। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, तो आकलन मूल्यांकन दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित
कठिन है, तो असंरचित निबंध। प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग मूल रूप से किया जाता है व्यक्तित्व के लिए। शिक्षा में मापन किस प्रकार का उत्तर देता है, कितना अधिक। मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है, किसके आधार पर, तो विश्वसनीयता के आधार पर किया जाता है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है मापन। सामान्यतः मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच है, तो व्यक्ति के बीच है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किस सन में प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था 1956 में, किसके द्वारा, बीएस विलियम के द्वारा। निम्न में से किस प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में। संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, तो बीएस विलियम ने किया था। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। छात्रों के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है ग्रेड। संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है विद्यालयों में और कार्यालय दोनों में होती है। संचयी अभिलेख क्या होता है, संचयी अभिलेखों की आवश्यकता विभिन्न कारणों से होती है, जिनमें मुख्य रूप से छात्रों के शैक्षिक विकास, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को ट्रैक करना शामिल है। ये अभिलेख मार्गदर्शन, शिक्षण और प्रशासन के लिए उपयोगी होते हैं, जो छात्रों को बेहतर ढंग से समझने और उनकी शिक्षा और कैरियर पथ का मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। निरीक्षण द्वारा, आँख द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है, किसका कथन है, तो ये कथन है सीवी गुड का। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, तो निरीक्षण हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है, प्रश्नावली होती है 4 प्रकार की। प्रश्नावली को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, संरचित, असंरचित, खुले अंत वाली और बंद अंत वाली। संरचित प्रश्नावली क्या होती है, प्रश्नावली पूर्व निर्धारित प्रश्नों के साथ होती है, जिनमें उत्तरदाता को दिए गए विकल्पों में से ही जवाब देना होता है, ठीक है। असंरचित प्रश्नावली होती है, इसमें खुले प्रश्न होते हैं और उत्तरदाता को अपनी राय या अनुभव को विस्तृत रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। फिर होती है ओपन एंडेड, ठीक है, क्वेश्चन आया। खुले अंत वाली प्रश्नावली, इस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तरदाता को अपनी राय, अनुभव को खुले रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है और उन्हें कोई विशिष्ट विकल्प नहीं दिए जाते, ठीक है। बंद अंत वाली, यह प्रश्नावली संरचित प्रश्नावली के समान होती है, लेकिन इसमें उत्तरदाता को दिए गए विकल्पों में से ही जवाब देना होता है, ठीक है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है 3Rs, रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रचनात्मक उत्तरों के लिए होना चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न, यानी 1 से अधिक उत्तर। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के लेखक है बीएस विलियम। एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों में कितनी मानसिक क्रियाओं का वर्णन है, तो 17 हो जाएगा राइट आंसर। एनसीईआरटी ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए नवीन विधि का विकास किया, उसे नाम दिया गया था RCEM प्रणाली। बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज किसने कहा है, तो थर्स्टन हो जाएंगे राइट आंसर। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। आपका एग्ज़ाम है 10-11 जून से आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। डेट शीट भी मैंने लगा दी है चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। और इसी तरीके से डेली वीडियो अपलोड होंगी, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपके पेपर होंगे तो उन पेपर का एनालिसिस भी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।